हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल UGT एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। एक वीक बच गया आपके बोर्ड्स के लिए। 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक प्रोज के और पोएट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी वजह से आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर तो आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो। फर्स्टली आपके 6 मार्क्स का प्रोज और 6 मार्क्स के पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से एनी 3 ऑप्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको हाफ मार्क्स इंट्रोडक्शन के मिलते हैं और 1.5 मार्क्स में आपको बाकी का सारा कंटेंट प्रॉपरली लिखना होता है जो आप पूरा साल पढ़ चुके हैं, ताकि आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाए उस क्वेश्चन के। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री आपको लिखने होते हैं। सारे नहीं लिखने हैं, अगर तो आप सारे लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और बी श्योर दैट यू मेंटेन योर सीक्वेंस। अगर आप 11 to 15 में 11, 13 और 14 ऑप्ट कर रहे हैं तो पहले 11 फिर 13 फिर 14 ही लिखे। अगर ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी मार्क्स कट सकते हैं, उसके प्रेजेंटेशन की मार्क्स कट सकते हैं। बोर्ड में स्पेशली इंग्लिश के पेपर में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, सो बी श्योर कि आप वो सब भी देखें। अभी तक बाकी सब सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पे डल चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम इंग्लिश की भी डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद ग्रामर की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, प्लीज़ देखिएगा। दिस इज योर फॉर्मेट। सेक्शन ए में मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले पैसेज में से MCQ और क्वेश्चन आंसर 1 मार्क क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें आपको खाली 1 या 2 सेंटेंसेस में आंसर लिखना है पैसेज में से ढूंढ के। उसके बाद 5 मार्क्स की आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे और वो फर्स्ट फ्लाइट के ही कोई सेंटेंस होंगे जिसमें मेन वर्ड्स को ब्लैंक बना दिया होगा। लास्टली अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फिर सेक्शन बी में पोएट्री के आपको सेम स्टैंजा में से 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 मार्क्स फिगर ऑफ स्पीच होगी विथ ऑप्शंस। इस तरह प्रिपेयर करिएगा कि बाई चांस ऑप्शन नहीं भी आए तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। स्टैंजा में से पहले क्वेश्चन आंसर और फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। अगेन 3 आउट ऑफ 5 2 मार्कर्स पोएम में से आएंगे, जिसमें आपको हाफ मार्क इंट्रोडक्शन और 1.5 मार्क्स आपको आपके आंसर के मिलेंगे, जिसमें कंटेंट वाइज आपको हर एक पॉइंट लिखना है। 5 to 6 सेंटेंसेस आपकी लिमिट होती है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सप्लीमेंट्री में से फिर 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें MCQ और क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीच और MCQ में पूरा इंटीग्रेटेड ग्रामर आपका आता है, जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें आपका एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए। देन कम सेक्शन डी, जिसमें आपको स्टार्टिंग में पैसेज और अनसीन पोएट्री में ऑप्शन आता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। इसके बाद डायरी और डायलॉग 4 मार्क्स का रहता है और लास्टली एडवर्टीजमेंट नोटिस आपका 4 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है। सेक्शन ई में फर्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग, जो आपका 4 मार्क्स का होता है। फिर लेटर राइटिंग, जिसमें ईमेल ऑप्शन में आ सकता है, और लास्ट में एसे और स्टोरी 8 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स वाली जो चीज़ है वो आपका पूरा का पूरा पोर्शन, आपका राइटिंग, आपका वोकैब जो है वो जज करती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको 7, 7.5, 6.5 आप जितना बेटर लिखेंगे उतने बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट्स सी आपके प्रोज के क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 11 to 15 आएंगे, इसमें से आपको एनी 3 ऑप्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड लेंचो फाइंड टू राइट अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हें पोस्ट मास्टर ने उनको हेल्प पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने करी है, तो पोस्ट एम्प्लॉयज़ की हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए गॉड बन जाते हैं, तो वो आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ हैड लेंचोज फेथ रिजल्टेड, उनकी फेथ क्या उनको रिजल्ट मिला? ऑफ कोर्स मिला, लेकिन गॉड ने इन अ वे ऑफ पोस्ट मास्टर विद द मोटिव ऑफ हेल्पिंग हिम उनको हेल्प मिल गई। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट लीव ऑन हिम, उनका जो फेथ था गॉड में वो इतना डीप, इतना फर्म था कि उनको यही लगा कि गॉड ने भेजे हैं। अब वाया पोस्ट ऑफिस भेजे हैं, वाया पोस्ट और मेल भेजे हैं, तो उनको ये भी लगा कि पोस्ट मास्टर्स या पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने थोड़े से रख लिए हैं, क्योंकि उनका गॉड पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था कि वो ये समझ नहीं रहे थे कि दिस इज़ इनप्रैक्टिकल, ये चीज़ रियल में पॉसिबल नहीं है, और उनने सारा का सारा ब्लेम उन पर डाल दिया जिनने उनकी एक्चुअल में हेल्प करी थी। दिस इज़ आयरनी। आयरनी वाला क्वेश्चन है, आयरनी वर्ड ज़रूर मेंशन करेंगे आप ये आंसर लिखते टाइम।
Elucidate the effect of first and last decade of 20th century created by the white supremacy. Elucidate, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं इनका मतलब डिस्क्राइब या एक्सप्लेन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या पूछा है। अगर आपको आंसर आता है तो इन वर्ड्स के बेसिस पे आपको आंसर छोड़ के नहीं आना है, सब कुछ अटेंड करना है। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिकेड, फर्स्ट एंड लास्ट डिकेड थी 1901 से 1910 तक, और लास्ट डिकेड थी 1990 से 2000 तक। उसमें नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में वाइट सुप्रीमेसी का क्या चेंज था, क्या उनके बिहेवियर में फ़र्क दिखाई दे रहा था, वो पूछा है आपसे कि फर्स्ट डिकेड में जो उनका एंग्लो बोर वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद उनका वाइट सुप्रीमेसी स्टार्ट हो गया था, अपार्थाइड स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डिकेड में नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंसी के साथ वो ख़त्म हो गया था। हाउ आर चिल्ड्रंस पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन डिफीटिंग फियर्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस लाइफ, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब अगर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं भी दी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि चिल्ड्रंस पेरेंट्स की जब बात हो रही है तो फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही होगी, यंग सीगल वाले चैप्टर की बात हो रही होगी, जिसमें पेरेंट्स उसकी मदर की वजह से उनको उसका वीक पॉइंट पता था कि वो इतने टाइम से भूखा है और वो हंगर फील की वजह से कोशिश कर सकता है डाइव करने की, फ्लाई करने की, तो उसके फियर को दूर करने के लिए उन्होंने उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया जो कि सिर्फ पेरेंट्स को पता होती है। Next question is from the chapter explain the contrast between two stories about flying। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, और कभी हमने पढ़ा नहीं है इस चक्कर में आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर तो ये क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर अटेंड करेंगे। इसमें आप ये लिखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसका यूनिट का, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें किस तरह से नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्लाइंग बट अ फियरफुल हैबिट ऑफ अ बर्ड। सेकेंड में आप लिखेंगे एन आर्टिफिशियल वे ऑफ फ्लाइंग, जिसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फर्स्ट में आप पॉइंट लिखेंगे, आपको डिफरेंशिएट टेबल नहीं बनाना है, पैराग्राफ वाइज पॉइंट वाइज ही लिखना है आपको एक पैरा में, जिसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे दोनों चैप्टर्स का कंबाइन, और उसके बाद आप लिखेंगे इस फर्स्ट फ्लाइट जो यंग सीगल का चैप्टर है, बर्ड्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्लाई करना, फिर भी वो बर्ड बहुत डर रहा था क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैसे करना है। ही वॉज काइंड ऑफ नर्वस और ही वॉज काइंड ऑफ अफ्रेड टू मेक अ स्टेप, मेक अ मूव। सेकेंड में आप लिखेंगे कि ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है वो एक आर्टिफिशियल फ्लाइंग का चैप्टर है। एरोप्लेन जो है वो मैन मेड फ्लाइंग का प्रोग्राम है। इसमें किस तरह से कोई भी इश्यूज़, नेचुरल इश्यूज़ या फिर एरोप्लेन की कोई पुराना हो गया उसके चक्कर में जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। इट इज़ अ मिरेकल, मिस्ट्री हेल्प मिल जाती है उनको, जिसके बारे में आप लिखेंगे और आपके फुल 2 मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट रोल डिड मिस्टर कीजिंग हैव इन एनेज डायरी। एने की डायरी में मिस्टर कीजिंग का क्या रोल है? आप लिखेंगे मिस्टर कीजिंग उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे जो उसकी टॉकेटिवनेस के लिए उसको पनिश करते थे, और तब एनी को पता चला कि वो इतना अच्छा लिख सकती है। उनको पता था कि वो बहुत अच्छा वोकैब है उनका, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो ऐसे पे ऐसे जितनी बार उनको पनिशमेंट मिली उतनी बार उन्हें अच्छी तरह से लिख के दिया है। हाउ वॉज हर ग्रैंड मदर इम्पॉर्टेंट टू हर। एने की ग्रैंड मदर उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उनने अपने बर्थडे वाली जो बात लिखी है अपनी डायरी में वो यहाँ पे मेंशन होगी। वाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एक के एने किस तरह कन्फाइड करती है अपनी डायरी में, वो और कोई के साथ, किसी ह्यूमन के साथ कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही है और वो डायरी में कैसे कॉन्फिडेंस ला रही है, वो क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन कि वो स्टार्टिंग में अपना ब्रीफ स्केच क्यों देती है, क्योंकि वो ये समझती है कि कोई 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी डे टू डे जर्नल में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा। कोई रैंडमली किसी को ये बुक मिल जाती तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या लिखे जा रही हूँ। दैट इज़ हर मेन logic behind writing a diary or a brief sketch of her life in a diary. What were the locals of Goa nostalgic about? ये क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बेकर फ्रॉम गोवा में, कि गोवा के जो पीपल हैं, जो पहले के लोग हैं या फिर जो ओल्ड एज पीपल है, वो नॉस्टैल्जिया किस चीज़ के लिए फील करते थे। तो वो अपने लव्स के लिए, अपने रेसिपीज़ के लिए और उस टाइम के पूरे ट्रेडिशन के लिए नॉस्टैल्जिक फील करते थे। हाउ डिड कुर्गी होम्स ट्रीटेड विजिटर्स। विजिटर्स की हॉस्पिटैलिटी कैसे करते थे कुर्गी होम्स। तो कुर्गी होम्स उनको बहुत प्यार से वेलकम करते थे और उनकी केयर टेकिंग के बाद अपनी वेलॉर और ब्रेवरी की स्टोरीज़ उनको सुनाते थे, अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज़ उनको सुनाते थे। फर्स्ट रेजिमेंट भी जो था वो कूर्ग से आया था, किस तरह कूर्ग में अभी भी लाइसेंस वेपन्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस।
डिस्क्राइब द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कूर्ग। ये जो क्वेश्चन है कूर्ग की टूरिस्ट अट्रैक्शंस का, इसमें आप एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं, किस तरह स्क्वीरल्स, मलाबार स्क्वीरल्स, स्लेंडर लॉरिस और मैकेक्स जो हैं या एलिफेंट्स हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, दिखाई देते हैं, और कितना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होता है वहाँ पे डिफरेंट रिवर्स है, हिल्स है, फॉरेस्ट है, और वहाँ पे किंग फिशर्स जो होता है वो कैसे फिश के लिए डाइव करता है। महासीर जो एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है वो भी कूर्ग में पाई जाती है। वहाँ पे करने के लिए, एडवेंचर्स करने के लिए आपके पास रोप क्लाइंबिंग होता है, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग होता है, रेपलिंग, कैनोइंग, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये आप लिख कर लाएंगे। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, हाउ डिड ऑटर रिएक्ट वाइल्स्ट एंड आफ्टर मैक्सवेल टुक इट टू द बाथरूम। वाइल्स्ट मतलब उस वक्त, और उसके बाद ऑटर ने मैक्सवेल के साथ किस तरह से बिहेव किया, या फिर उसने उसके घर में किस तरह से बिहेव किया। स्टार्टिंग 2-3 दिन तो वो ही वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली होता है। ऑटर ने किस तरह बाथरूम पे रिएक्ट किया, तो आप लिखेंगे फर्स्टली जब वो बाथरूम में गए थे तो वो एकदम से पानी उछालने लग रहे थे, और तब मैक्सवेल को रियलाइज़ हुआ था कि किस तरह ऑटर्स जो होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है पानी के साथ खेलना। उनको पानी जो है हर जगह फैला हुआ ही पसंद आता है। वट आर कंपल्सिव हैबिट्स दैट मिचवेल लर्न फ्रॉम दी स्कूल चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं पढ़ने में क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उनको, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में चैप्टर के मेंशन किया हुआ है स्कूल चिल्ड्रन की कंपल्सिव हैबिट्स कौन सी थी जो ऑटर ने अपने में कॉपी कर ली थी। किस तरह ग्रिल पे हाथ घुमाना या फिर कोई भी हाफ प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना, वो सब बच्चों से देख देख के ऑटर ने भी सीख लिया था लंदन में। व्हाट डिलेड द ऑथर शिफ्टिंग टू इंग्लैंड। उनको इंग्लैंड जाना था, वो केबल पे बात करना चाहते थे, 3 दिन तक उनका डिले हो गया था। उसके बाद काफ़ी दिन बाद मेल आया उनका, और बाद में वो गए थे, उनके फ्रेंड का मेल पहले आ गया था बसरा में। वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज वल्ली, व्हाई इज द टाइटल नेम मैडम राइड्स दी बस। ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। वल्ली का जो कैरेक्टर है इसमें मैच्योर्ड है, अपनी एज से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और कितनी मूडी है कि वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसी वक्त वो अलर्ट भी है कि वो इतनी छोटी होने के बावजूद अकेले बस में जा रही है तो वो कितना मैच्योरली और अलर्टली सबको हैंडल करती है, किसी की भी बातों में नहीं आती है। वो आपको लिखना है। और मैडम राइट्स दी बस इसलिए क्योंकि वो एक ग्रोन अप वुमेन की तरह रिएक्ट करती है, तो कंडक्टर उसको हमेशा मैडम करके बात करते हैं, इसीलिए मैडम राइट्स दी बस चैप्टर का नाम है। जस्टिफाई वल्लीज डिटर्मिनेशन टू फुलफिल हर ड्रीम्स। व्हाट वाज हर ड्रीम। फर्स्ट लाइन तो आप इंट्रोडक्शन के बाद यही लिखेंगे कि उसका ड्रीम क्या था और कैसे वो ड्रीम बना। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे कि उसकी डिटर्मिनेशन क्या थी। पहले उसने सब बातें सुनी, जो डिस्क्रीट पैसेंजर्स थे जो हमेशा जाते रहते थे, बस में ट्रैवल करते थे, उनसे उसने बात सुनी या पूछी और क्वेश्चंस के आंसर निकाले। उसके बाद उन्हें रीप्लान, रिकैलकुलेट किया, अपनी ट्रिप प्लान करी और उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू करे। सिर्फ जाने के नहीं, वापस आने के भी पैसे उनने जोड़े। What image might Valli have made in her mind about the bus conductor, the old lady and her aunt at home? अगर तो आपको ये तीनों कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता है तो आप स्टोरी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ये तीनों कैरेक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में वल्ली के साथ का। बस कंडक्टर जो है वो पूरे बस के रूट में उनको टीज़ करता है, उनको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके साथ काफ़ी जॉली नेचर से बिहेव करते हैं। एक ओल्ड लेडी जो उनके पास बस में आके बैठ जाती है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्यों पसंद नहीं आती है वो क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। और उनकी आंट जो बहुत बातें करती है और घर पर बैठी होती है जब वो वापस आती हैं, वो भी आपको इसमें लिखना रहेगा। What happened to the prince one day? Mention its consequences. Consequences मतलब उसके effects. प्रिंस को एक दिन क्या हुआ। प्रिंस यानी कौन से प्रिंस की बात हो रही है यहाँ पे? सिद्धार्थ गौतम की बात हो रही है। जब वो गौतम बुद्ध नहीं बने थे, वो प्रिंस बहुत टाइम तक शील्डेड मतलब बचे रहे। उनने अब तक किसी भी सफरिंग को नहीं देखा था, और एक दिन जब वो हंटिंग के लिए निकले तभी उनने 4 सफरिंग्स देख ली थी। इट वॉज अ मॉन्क, अ कॉप्स, अ सिक मैन एंड एन ओल्ड मैन। ये 4 चीज़ें आप लिखेंगे और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में उनको एनलाइटनमेंट चाहिए थी। ये आपका आंसर होगा। 5 to 6 सेंटेंसेस में आपको इंट्रोडक्शन के अलावा लिखना रहेगा। इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा रखिएगा। चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और उसका थीम, बस 1 या 2 लाइन अकॉर्डिंग टू योर हैंडराइटिंग खत्म हो जाना चाहिए। आपको एक एक पैराग्राफ नहीं लिखना है इंट्रोडक्शन में। हाउ डिड किसागोतामी लर्न द लेसन ऑफ लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ का लेसन किसागोतामी ने कैसे सीखा। गौतम बुद्धा ने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग में उनको बोला था कि मस्टर्ड सीड्स एक हैंडफुल ऑफ लेकर आओ, ऐसे घर से लेकर आओ जहाँ पे किसी ने कभी दुख ना देखा हो, किसी के घर में किसी की डेथ ना हुई हो। ऐसा घर उनको कहीं मिला ही नहीं।
तो उनको हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स भी कहीं से वो ला नहीं पाई जब उनको पता चला कि डेथ इज इमॉर्टल, डेथ इज अनअवॉइडेबल, नोबडी कैन अवॉइड डाइंग, नोबडी कैन अवॉइड डेथ, ये चीज़ उनको तब पता चली. Describe the characteristic traits of Natalia Stepanova. Natalia Stepanova, the chapter The Proposal by Anton Chekhov. कैसा चैप्टर है, उसमें नटालिया का क्या रोल है, किस तरह उनके फादर उनको सपोर्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट में, और एक छोटी सी बात में वो इतनी ऑफेंड हो जाती हैं कि वो और कोई भी चीज़ या सिचुएशन क्या है वो नहीं समझना चाहती. उनको पता नहीं थी कि प्रपोजल लेकर आए थे लमव और उनने सीधा फाइट स्टार्ट कर दी एक छोटी सी बात से ऑफेंड होकर के. बाद में जब उनको पता चलता है कि प्रपोजल लेकर आए थे, शी रिग्रेट्स इट. ये सब बात स्टोरी वाली इसमें नहीं लिखनी है, आपको बस उनका नेचर लिखना है. स्टोरी लाइन जो है जब स्टोरी के बारे में पूछा है तब आपको लिखनी है. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल द प्रपोजल. इसमें भी फाइट में क्या बात हो रही थी ये आपको नहीं लिखना है. आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे और किस तरह वो तीनों कैरेक्टर्स क्वारलसम होते हैं. क्वारलसम मतलब झगड़ालू टाइप के नेचर के होते हैं और वो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं, जिसमें प्रपोजल जो है वो तो लास्ट तक होता ही नहीं है. बस एक कन्विंस्ड मैरिज हो जाती है उनकी वहीं खड़े खड़े जब उनको पता चलता है कि लमव की तबीयत जो है वो पाल्पिटेशन से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है. दीज आर योर मोस्ट IMP 21 क्वेश्चंस. इतने भी अगर आप लास्ट मिनट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. 5 क्वेश्चंस आएंगे, एनी 3 ऑप्ट करने होंगे और इंट्रोडक्शन लिखना आपको नहीं भूलना है. इंट्रोडक्शन ऊपर ही लिखना है, अगर भूल गए हैं तो फिर बाद में नहीं लिखना है, और सीक्वेंस जो है क्वेश्चंस की वो ज़रूर मेंटेन करनी है. नेक्स्ट यू विल हैव द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री 21 to 25. सेक्शन बी में आते हैं. सेक्शन बी में आपको 16 to 20 जो है वो तो आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क के, और फिगर्स ऑफ स्पीच रहेंगी. 21 से 25 में एनी 3 आपको ऑप्ट करने रहेंगे 2 मार्क्स के, जिसमें भी 0.5 मार्क्स आपके इंट्रोडक्शन के होते हैं. उसमें पोएम का नाम, राइटर का नाम और आपको थीम लिखना है कि पोएट किस जगह पे फोकस करना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे फोकस करना चाह रहे हैं. एनी 3 out of 5 आपको चूज करना है. और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पोएम के. What does Robert Frost indicate with fire and ice? Fire and ice के बारे में आपको लिखना है. Love and hatred, the desire and jealousy of people among each other being sufficient for the world to perish twice. Perish twice क्या है? एक paradox, hyperbole statement है कि वर्ल्ड जो है वो हो ही नहीं सकता है, 2 बार तो वो खत्म हो ही नहीं सकता है. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि लोगों में इतनी ज़्यादा नफरत है, इतना ज़्यादा डिज़ायर है एक दूसरे के लिए कि वर्ल्ड जो है 2 बार पेरिश होने की, 2 बार ख़त्म होने की, डिस्ट्रॉय होने की कैपेसिटी रखता है. उस चीज़ को आप यहाँ पे बताएंगे. What made Frost's mood change? फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड डस्ट ऑफ स्नो पोम में चेंज कैसे हुआ. जब वो बैठे थे हैमलक ट्री के नीचे, एक क्रो भी ऊपर बैठा था, उनका ऑलरेडी पूरा दिन खराब था. क्रो और हैमलक ट्री दोनों ही इल ओमेन प्रूफ करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, ऐसा माना जाता है. इट इज़ अ सुपरस्टिशन. वो कह रहे हैं कि जब एक क्रो की एक स्लाइड सी नेचुरल मूवमेंट होती है, उसकी वजह से एक डस्ट ऑफ स्नो, एक पार्टिकल उनके ऊपर आके गिरता है, एंड व्हेन ही टर्न्स ही लुक्स द ब्यूटी ऑफ दैट हैमलक ट्री कवर्ड इन स्नो. उनका पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है कि इस सुंदर से ट्री के लिए इतनी ख़राब बातें यहाँ पे चलती है या इतना नेगेटिव लोग सोचते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. उनको नेचर की ब्यूटी यहाँ पे समझ आ गई थी. वो पॉइंट आपको लिखना रहेगा, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. हाउ डिड द पोएट मेक अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन अ केव एंड केज. केज मतलब जू, केव मतलब उसकी गुफा. इस तरह से वर्ड्स आगे पीछे करके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है. टाइगर इन अ जू वाली पोएम में से लेस्ली नॉर्ड्स ने किस तरह से पोएम जो है वो लिख रखी है, और वो क्या बताना चाह रही है कि टाइगर अगर तो वो केव में होता, अगर तो वो अपने जंगल में होता, तो वो किस तरह की लाइफस्टाइल जीता, और अब जो कि वो एक जू में है, बंद है, तो वो क्या फील कर रहा है, वो चीज़ उन्हें बताई है. What humor does the poet create in the poem How to Tell Wild Animals? यही क्वेश्चन, हाउ इज़ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आइकॉनिक. इन 2 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है. इसमें आपको एक एक एनिमल का डिस्क्रिप्शन जो पोएट में दिया है वो नहीं लिखना है, उसके अलग क्वेश्चंस वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब व्हाट द पोएट हैज़ describe how the poet has described the animal, eating lion और बेंगल टाइगर, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं ज़रूर. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पोएम के थीम के ऊपर है, जिसमें आपको लिखना है कि पोएट ने ह्यूमर क्रिएट किया है
कॉमेडी तरीके से, फनी तरीके से उनने सारे एनिमल्स का डेंजर जो है वो बहुत लाइटली शो कर दिया है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। What purpose do you think John Berryman had when he did not intrude the boy? जॉन बेरीमैन पोएट ने द बॉल पोएम में बच्चे को इंट्रूड क्यों नहीं किया, इंटरफेयर करके ऐसा क्यों नहीं बोला कि कोई बात नहीं एक और बॉल आ जाएगा? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे, ये समझे कि किस तरह सब छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे रिलेशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारी केयरलेसनेस की वजह से, जैसे उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो बॉल पानी में चला गया, हार्बर में चला गया, वैसे हमारी केयरलेसनेस की वजह से हमारे रिलेशंस भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मेटाफर की तरीके से वो उस बच्चे को सिखाना चाह रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस उसको फील करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस टाइम इंटरफेयर नहीं किया। वट वॉज द मैटर ऑफ डिसकम्फर्ट और अनोयंस विथ अमेंडा? अमेंडा बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी, अमेंडा और ट्रीज एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये 3 पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अमेंडा की इरिटेशन या अनोयंस का क्या रीज़न था? उसकी मदर की कांस्टेंट नैगिंग अबाउट हर अपीयरेंस, इस तरह बैठो, इस तरह उठो, ये मत खाओ, वो मत करो, जल्दी से ख़त्म करो अपना स्कूल वर्क, ये सब बातों से वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो गई थी और इसीलिए आपके बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से भी एक आ सकता है। Describe Amanda's fantasy being a mermaid, orphan और Rapunzel। ये 3 क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पोएम में पैरेंथेसिस याद करना है, उसके ऊपर का जो कनेक्टिव स्टैंजा है वो याद करना है। अगर तो आपको पूछा है कि अमेंडा मरमेड क्यों बनना चाहती है, तो आप लिखेंगे कि जब उसकी मदर उसको पोस्चर, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखने को कहती हैं, तब उसको फ्लेक्सिबली मरमेड की तरह एक सी में अकेले सोलो रहना है। जब उसकी मदर उसको शू क्लीन करने को बोलती हैं, होमवर्क के लिए बोलती है, तब उनको एक ऑर्फन बनना है जो ये सब काम नहीं करता है। एंड लास्टली व्हेन हर मदर nags her about her appearance कि ये मत खाओ तुमको एक्ने हो जाएगा, ये मत करो तुम वो करो, तब उनको रहता है कि मैं एक रैपनजेल की तरह एक टावर में कैद हो जाऊँ, जब मैं अपनी लॉन्ग स्ट्रेट हेयर्स, ब्राइट हेयर्स को नीचे भी ना लेट डाउन करूँ ताकि कोई ऊपर आ सके, मुझे बस अकेले रहना है। यू हैव टू राइट दोज आंसर्स फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा एक कैरेक्टर है द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन पोम का, जिसमें बेलिंडा जो है अपनी टॉय हाउस में खेल रही होती है। शी हैज़ अ लिटिल वाइट हाउस विथ अ cat, mouse, dragon and a dog. You have to write the names of those animals with the color and describe them according to the nature that Belinda is as brave as a barrel full of bears. इस तरह से आपको सबकी ब्रेवरी के बारे में भी लिखना है और किस तरह कस्टर्ड जो है वो एक नाइस सेफ केज की तरह उसकी वजह से रो रहा होता है। या आपका 5 to 6 सेंटेंसेस में प्रॉपरली ये आंसर सेट हो जाएगा अगर आप पोएम के टेक्स्ट बुक में से सिर्फ 2 या 3 स्टैंजा स्टार्टिंग के जो हैं वो अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ये आंसर फुल मार्क्स मिलेंगे। What kind of a dragon was Custard? He was a soft-hearted dragon who bring out his real personality when it comes to his family. जब उनकी फैमिली पे अटैक होता है पायरेट, जो कि एक और टॉय है बेलिंडा का, अमेजिंगली जब वो खेल रही होती है और यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जब वो पायरेट आ जाता है तो बाकी सब वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कस्टर्ड जिसको सब कावर्ड बुलाते हैं वो आके अपनी फैमिली को सेव करता है। Who stepped up to save the family and why? Again, Custard the dragon stepped up to save the family and why? Why? Because he felt that his family was so important, even though they teased him or irritated him according to his cowardness, but he always stood up for them. Why does Anne leave young men, plural, सारे young men की बात हो रही है, in despair, जिनको भी एनी ग्रेगरी ने रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के बेसिस पे उसको पसंद करता है एंड एनी डज नॉट लाइक इट एंड वांट्स दैट उसको उसकी इंटरनल ब्यूटी, उसके नेचर की वजह से सब पसंद करे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पोएट भी उनको वही समझाता है, आप ये इस आंसर में लिखेंगे। वाई डज द पोएट रेफर एन ओल्ड रिलीजियस मैन टू कन्विंस एन ग्रेगरी? एन ग्रेगरी को कन्विंस करने के लिए पोएट जो हैं वो क्यों यूज़ करते हैं ये टर्म एन ओल्ड रिलीजियस मैन येस्टर नाइट डिक्लेयर? तो वो बोल रहे हैं कि वो इसीलिए कहते हैं कि किसी तरह से एन जो है ये समझ ले कि सिर्फ गॉड वो हैं, गॉड वो कैरेक्टर हैं जो किसी भी इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं, बाकी सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर्ग्यूमेंट टेक्स प्लेस इन द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? यही आर्ग्यूमेंट जो इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में होता है एन ग्रेगरी और विलियम के बीच में, यह आप लिखेंगे इस पोएम में आफ्टर इंट्रोडक्शन। दीज आर योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रोज एंड पोएट्री
यहाँ पे इतने क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते तो आपके 12 मार्क्स जो है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएंगे। यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के, ट्विस्ट करके, वर्ड्स चेंज करके आपको पूछे जाएंगे। 5 फ्रॉम प्रोज एंड 5 फ्रॉम पोएट्री, जिन दोनों में से ही आपको एनी थ्री चूज करने हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के 6 मार्क्स ईच यहाँ पे आपके फाइनल हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।